तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिज़िकल एजुकेशन एरिना में। आज हम फिर से वापस आ गए हैं आप लोगों के लिए लेकर फिज़िकल एजुकेशन से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट और चुनिंदा क्वेश्चंस की MCQ सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए। तो आज का हमारा पहला सवाल है दोस्तों, 100 मीटर दौड़ के दौरान आरंभ से अंत तक इन्हें सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी इनको हमको सीक्वेंस में लगाना है दोस्तों। जैसे पहला अनुरक्षण चरण जिसको हम ट्रांजिशन फेज़ बोलते हैं, दूसरा एक्सेलरेशन फेज़, तीसरा रिएक्शन टाइम और चौथा स्टिमुलस। इसमें 100 मीटर की रेस के दौरान ना कौन सी चीज़ पहले आती है और कौन सी चीज़ लास्ट में, कौन सी चीज़ बीच में आती है, उसको हमें सिस्टमेटिक तरीके से लगाना है दोस्तों। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों, वो आंसर होगा इसका डी। कूट में देखिएगा ब्लू कलर में जो है ना डी, यानी चौथा पहले नंबर पे होगा, तीसरा दूसरे नंबर पे होगा, दूसरा तीसरे नंबर पे होगा और पहला आखिरी नंबर यानी चौथे नंबर पे होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें 100 मीटर दौड़ के आरंभ में, तो आता है हमारा प्रेरक यानी कि स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस के बाद हमारा आता है हमारा रिएक्शन टाइम आता है दोस्तों, यानी प्रतिक्रिया समय। और उस रिएक्शन टाइम के बाद हम एक्सेलरेशन फेज़ में चले जाते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन फेज़ के बाद हमारा ट्रांजिशन फेज़ आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मांसपेशी कार्य में ऊर्जा प्रदान करने वाली 3 मूल खाद्य पदार्थ हैं। यानी कि जो मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ कौन से हैं जो मांसपेशियों का जो भी वर्क होता है ना हमारी मसल्स का, उसमें ऊर्जा देते हों, मसल्स को वर्क कराने के लिए ऊर्जा देते हों, वो कौन से मुख्य रूप से हमारे खाद्य पदार्थ में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट है कि विटामिन है कि प्रोटीन है कि मिनरल है कि फैट है। तो देखो मसल्स के वर्क के लिए ना दोस्तों 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक तो हमारी कार्बोहाइड्रेट हो गई, एक फैट हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, हमारा प्रोटीन हो गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 चीज़ें ही हमें देती हैं, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, तो पहला, तीसरा और पांचवा यानी कि मसल्स को कार्य करने के लिए जो एनर्जी प्रदान करते हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना विटामिन और मिनरल्स हमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती है दोस्तों। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस टाइप में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जब मांसपेशी कमज़ोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके दोस्तों, टीडियम, एट्रोफी, प्लायोमेट्रिक्स और हाइपरट्रॉफी। देखो दोस्तों, इसमें जो जब मसल्स हमारी कमज़ोर और छोटी और उनकी पावर जब कम हो जाती है ना, तो इसमें सिंपल से इस स्थिति को हम मसल्स की एट्रोफी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, एट्रोफी बोलते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कंकाल मांसपेशियों के जो फाइबर होते हैं ना, इनके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है दोस्तों, इसके कारण ये एट्रोफी वाली हमारी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी मसल्स के कमज़ोर होने की बात हो, उनके छोटे होने की बात हो और उनकी पावर में कमी की बात आएगी ना, तो इसका जो टेक्निकल नाम होता है ना, इसको हम एट्रोफी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बोलते हैं, एट्रोफी। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एट्रोफी। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ब्लैक कार्ड निम्नलिखित में से किस खेल का विनियामक विकल्प है। ऑप्शन है आपके आइस हॉकी, फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी, टेबल टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन। इनका कूट दिया, देखो इसका मतलब कूट दे रखा है, इस मतलब एक से अधिक आंसर्स होंगे इनके। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें 2 गेम्स होंगे हमारे। ब्लैक कार्ड यानी काले कलर का जो कार्ड यूज़ होता है ना, ब्लैक कार्ड, वो दोस्तों हमारा यूज़ होता है फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी में, और दूसरा जो है ना हमारा, वो है हमारा बैडमिंटन के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों, बैडमिंटन और तलवारबाजी के अंदर, इन दोनों के अंदर हमारे ब्लैक कार्ड्स का यूज़ किया जाता है दोस्तों। और ब्लैक कार्ड में जो नियम होते हैं ना, किस लिए होता है, देखो उसको ध्यान से, रेफरी इसको क्यों देता है, क्योंकि जब इनमें क्या होता है ना, 3 और 4 के अपराध में शामिल होता है। जैसे कि जानबूझकर क्रूरता कर दी जाए, है ना, जानबूझकर आप आक्रामक होकर खेलने लग जाओ, और बाड़ लगाने से इनकार करना, सलामी या हाथ मिलाने से इनकार करना। ठीक है, तो इस तरीके के फाउल्स के लिए हम यहाँ पर ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तलवारबाजी के अंदर। ठीक, और बैडमिंटन में जो ब्लैक कार्ड यूज़ होता है ना दोस्तों, उसमें क्या होता है, खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए दिया जाता है। समझ में आया, यानी तलवारबाजी में उसके नियम 3 और 4 का उल्लंघन करने के लिए, और बैडमिंटन के अंदर खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिसा जांच किसका पता लगाने के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा यही दोस्तों, एलिसा जांच किसका पता लगाने के लिए की जाती है। वायरल संक्रमण के लिए, HIV संक्रमण के लिए, फेफड़ों में होने वाले यानी लंग्स में हमारे क्या संक्रमण हो रहा है, या किडनी में किसी प्रकार का संक्रमण हो रहा है। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन होगा आपका दोस्तों, HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए ही हम एलिसा जांच करवाते हैं या एलिसा जांच करवाई
जाती है। देखो दोस्तों, ये एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपके हर एग्जाम में एड्स से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपके आएगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो अगर पूछे कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HIV का फुल फॉर्म आपका ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस होता है ना। एड्स का फुल फॉर्म पूछ लिया तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ऐसे ही एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आया है कि इसी एड्स की जो HIV संक्रमण की जो जांच होती है वो एलिसा नामक जांच द्वारा किया जाता है, ठीक है। HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए ही आपकी एलिसा जांच करवाई जाती है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेगा, HIV का फुल फॉर्म पूछ लेगा, या एलिसा जांच किसका पता लगाने के लिए होती है ये पूछ लेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नीचे दिए गए ट्रॉफी के नाम और उनसे संबंधित खेल का सही मेल करें। तो कुछ ट्रॉफीज़ दी हैं और उनके खेल के नाम दिए। ये क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा पेपर में दोस्तों। जैसे दिया है क्या, डॉक्टर BC राय ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, विलियम जोन्स कप, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, है ना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ना, वो आंसर होगा ए, ठीक है। ध्यान रखना, कूट में जो आंसर ए दे रखा है ना, यानी 1 2 3 4 जो सीक्वेंस है एकदम सही सीक्वेंस में ये मिला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है नहीं। डॉक्टर BC राय ट्रॉफी जो होगा वो फुटबॉल से संबंधित है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित है, कूच बिहार ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, और विलियम जोन्स कप जो है वो हमारे किससे संबंधित है दोस्तों, वो हमारे बास्केटबॉल से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें देखो दोस्तों, जो आपकी डॉक्टर VC राय ट्रॉफी है ना, वो राष्ट्रीय जूनियर फुटबॉल के अंतर्गत आती है, ठीक है, नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में आती है फुटबॉल की। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है वो महिलाओं की महिला राष्ट्रीय हॉकी ट्रॉफी है, ठीक। कूच बिहार ट्रॉफी जो है वो अंडर 19 क्रिकेट की ट्रॉफी है, ठीक है, यानी 19 साल से कम के बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए है। और विलियम जोन्स कप आपको बता ही दिया कि बास्केटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फास्ट ब्रेक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और टेनिस। यानी इन चारों गेम में किस गेम के अंदर हमारा फास्ट ब्रेक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बास्केटबॉल। यानी बास्केटबॉल खेल के अंदर फास्ट ब्रेक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों देखो, ये फास्ट ब्रेक शब्द है क्या। फास्ट ब्रेक जो होता है ना, वो बास्केटबॉल की एक आक्रामक शैली है, ये एक अटैकिंग टेक्निक का नाम होता है दोस्तों, ठीक है। और इसी टेक्निक में विरोध की रक्षा पंक्ति को तेज़ी से भेदने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको फास्ट ब्रेक नाम दिया गया है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी फास्ट ब्रेक नामक टर्मिनोलॉजी या शब्द आपके सामने आए तो सिंपल सा ध्यान में रखना, ये बास्केटबॉल से संबंधित होता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैडमिंटन खेल में डबल्स के लिए कोर्ट का आकार क्या होता है। मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी बैडमिंटन का जो डबल्स का कोर्ट होता है ना दोस्तों, तो उसका मेजरमेंट क्या होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है दोस्तों। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है, देखने में सेम टू सेम लग रहा है, बट आपका जो सही ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 44 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा, ठीक है। 44 गुणे 20 फीट का आपका जो होता है ना वो बैडमिंटन का डबल्स के लिए होता है। और अगर बात करें सिंगल्स का पूछ लेना तो सिंगल्स के लिए होता है 44 गुणे 17 फीट, ठीक है। लेकिन यहाँ डबल्स पूछा इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा, 44 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा, ठीक है दोस्तों। और अगर मीटर में आपसे पूछ लेना कि डबल्स में मीटर के लिए, इसमें बैडमिंटन में इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, तो मीटर में होगी 13.40 मीटर आपका लंबाई हो जाएगी और 6.10 मीटर आपकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। और अगर फिट में पूछेगा तो 40 गुणे 20 फीट आपकी लंबाई चौड़ाई बैडमिंटन में डबल्स कोर्ट के लिए होती है। नेक्स्ट है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन किस वर्ष किया गया, यानी कि IOA का गठन किस वर्ष हुआ। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, IOA का गठन कब हुआ या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया। चारों ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, 1925 में किया गया, 1926 में, 1927 में या फिर 1928 में दोस्तों। देखो दोस्तों, इसका गठन हुआ था 1927 में, ठीक है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1927 में। एक चीज़ ध्यान रखना, 1928 में इंडिया ने ओलंपिक में पहली बार पार्टिसिपेट किया था, तो 1 साल पहले ही इस एसोसिएशन का गठन किया गया था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो गठन हुआ वो कब हुआ, 1928 में हुआ दोस्तों, ठीक है, कब हुआ, 1928 में। और आपसे ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि IO के संस्थापक कौन थे, तो इनका भी नाम याद रखना दोस्तों, सर दोराबजी टाटा और महासचिव डॉक्टर AG
नोहरेन, ठीक है, दोराबजी टाटा और नोहरेन थे इसके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, एक पूर्ण हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट जो होती है, जिसमें एक पट और एक अनुशिथिलन होता है, उसकी अवधि कितनी होती है? यानी कि एक बार जो हमारा हार्ट बीट करता है उसकी टाइमिंग क्या होती है कि जो भी हमारे हार्ट के अंदर ब्लड एक बार रिसीव करता है और एक बार पंप करता है, तो एक बार रिसीव करने और एक बार पंप करने में जो टाइमिंग होती है ना, वो कितनी टाइमिंग होती है दोस्तों, कितना टाइम लगता है? 0.72 सेकेंड लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है, 0.85 सेकेंड लगता है, या 1 मिनट का समय लगता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों, वो होगा ऑप्शन बी, 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है दोस्तों। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो एक कार्डिक साइकिल होती है ना, हार्ट का जो एक चक्र होता है, एक कार्डिक साइकिल, एक बार ब्लड को रिसीव करना और एक बार ब्लड को पंप करना, उसी रिसीव करने और पंप करने में उसको कितना टाइम लगता है दोस्तों? 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेडियोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए क्या किया जाता है? बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको टेस्ट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन ढेरों आएंगे दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन तो 100% चिपकाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, इसमें से जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा ऑप्शन बी, लंबाई। यानी कि हमारी हाइट नापने के लिए ना स्टेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्टेडियोमीटर का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? लंबाई या कद, यानी कि हमारी हाइट मापने के लिए ही स्टेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी टेस्ट एंड मेजरमेंट का ही दोस्तों, क्रॉस वेबर टेस्ट का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। एंड्योरेंस यानी कि सहनशीलता, हृदय शोषण दक्षता, अधिक पेशी ताकत यानी मैक्सिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ मापने के लिए, या मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ यानी न्यूनतम पेशी ताकत को मापने के लिए किया जाता है। देखो दोस्तों, जो क्रॉस वेबर टेस्ट होता है ना, वो हमारी कम से कम यानी मसल्स की जो कम से कम ताकत है ना, मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ जो होती है, उसको मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ यानी कि न्यूनतम पेशी ताकत को मापने के लिए आपका क्रॉस वेबर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और जान लो, इसके जो पार्ट्स होते हैं ना, इसमें 6 मध्य शामिल होते हैं दोस्तों, यानी इसको 6 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है आगे चल करके, ठीक है। और ये हमारी न्यूनतम मांसपेशी क्षमता को मापने के लिए, और साथ ही साथ ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को भी मापता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तियों के शरीर की किस्म यानी बॉडी टाइप्स को किसने 3 श्रेणियों में, जो कि हैं एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, इन तीनों में डिवाइड किया है? यानी हाँ, इंसान की बॉडी टाइप्स को इन तीनों टाइप्स में किसने डिवाइड किया? अर्नेस्ट क्रेशमर ने किया, W.H. शेल्डन ने किया, H.M. बैरो ने किया, या नन ऑफ दीस, या इसमें से कोई नहीं? तो सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो मुंह उठा के हर एग्जाम में चला आएगा, सामने से घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है ना, W.H. शेल्डन, यानी कि एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मीजोमॉर्फ, इन कैटेगरीज में हमारी बॉडी को जो डिवाइड किया किस बंदे ने किया है? वो है W.H. शेल्डन ने किया है दोस्तों। ध्यान रखना, किसने किया? W.H. शेल्डन ने किया है इसको, ठीक है। अब आपको मैं इसी क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ दोस्तों। जैसे एंडोमॉर्फिक बॉडी टाइप्स, एंडोमॉर्फिक बॉडी टाइप्स वो लोग होते हैं जिनकी जो बॉडी होती है ना, वो सॉफ्ट यानी कि कोमल और गोल सर्कुलर शेप में होती है, ठीक है। ये अच्छे खासे विनोदप्रिय होते हैं, सामाजिक होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, समायोजन में सक्षम होता है, कोऑर्डिनेशन बनाने में ना ये बहुत ही सफल होते हैं। दूसरा हमारा मेसोमॉर्फिक बॉडी टाइप, जी इस टाइप के शेप वाले इनका रेक्टेंगुलर बॉडी टाइप का आकार होता है, आयताकार में होता है। इनकी बॉडी फिटनेस बड़ी अच्छी होती है, शारीरिक दृढ़ता होती है, मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, यानी मानसिक दृढ़ता बहुत मजबूत होती है, परिपक्वता होती है, स्थिरता होती है ना, स्टैटिक होती है बॉडी इनकी, कोई भी काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेते हैं। और तीसरा इसमें जो एक्टोमॉर्फिक बॉडी टाइप्स होती है ना, ये लंबाई इनकी अच्छी खासी होती है, ठीक है, लंबा का आकार होता है इनका, कम कार्य क्षमता होती है इनके अंदर, सुदृढ़ता होती है बॉडी में, और लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पुटअप कर सकता है दोस्तों, ठीक है, बॉडी टाइप्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुटबॉल के खेल में जो गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है ना, यानी कि फुटबॉल में जो गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 2.36 मीटर होती है, 2.40 मीटर, या 2.56 मीटर, या 2.44 मीटर? और आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, 2.44
मीटर हमारे फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखो दोस्तों, फुटबॉल से इनमें से दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, या तो आपसे फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई पूछ लेगा या चौड़ाई पूछ लेगा, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फुटबॉल गेम से यहाँ से इन दोनों में से ना एक क्वेश्चन उठा के चिपकाई देगा आपके पेपर में। तो या तो इसकी चौड़ाई पूछ लेगा या इसकी ऊंचाई पूछ लेगा गोल पोस्ट की। तो ऊंचाई आपकी कितनी हो गई? ऊंचाई आपकी 2.44 मीटर हो गई। अगर गोल पोस्ट की चौड़ाई पूछ ले तो गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है आपकी 7.32 मीटर होती है, ठीक है। ध्यान रखना, गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होगी वो होगी 7.32 मीटर। यहाँ पूछा है गोल पोस्ट की ऊंचाई, वो है आपकी ऑप्शन डी 2.44 मीटर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉसबरी फ्लॉप टेक्निक या तकनीक एथलेटिक्स की किस इवेंट से संबंधित है? यानी एथलेटिक गेम के अंदर जो फॉसबरी फ्लॉप टेक्निक यूज़ की जाती है ना, चारों जो ऑप्शन दिए इनमें से किस इवेंट से संबंधित होती है? हाई जंप से, लॉन्ग जंप से, शॉर्ट पुट से, या फिर जेवलिन थ्रो से। दोस्तों देखो, जो फॉसबरी फ्लॉप टेक्निक होती है ना, ये आपकी ऊंची कूद यानी कि हाई जंप से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जाएगा, हाई जंप, ठीक है। फॉसबरी फ्लॉप टेक्निक किससे संबंधित होती है? हाई जंप से संबंधित होती है। इसके बारे में मैं और थोड़ा आपको बता देता हूँ दोस्तों, कि जैसे इसकी हाई जंप की या ऊंची कूद की मेन जो 3 टेक्निक्स होती हैं, 4 टेक्निक्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? तो पहली हमारी सीजर स्टाइल हो जाएगी, दूसरी वेस्टर्न रोल हो जाएगी, तीसरी स्ट्रेडल रोल हो जाएगी और चौथा फॉसबरी फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, अभी तो फॉसबरी फ्लॉप का पूछा, बाकी तीनों में से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाई जंप की 4 टेक्निक्स में से कौन कौन सी है, आपको कूट दे दिया, उसमें से पहचान करके निकालने की बात है ना। तो ध्यान रखना, चारों टेक्निक्स के नाम आपको याद होने चाहिए। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से याददाश्त खो जाने का खतरा रहता है? यानी ऐसी कौन से विटामिन है जो हमारी मेमोरी तक को लॉस करवा सकती है अगर उसकी कमी हो जाए? दोस्तों आपके सामने 4 विटामिन के नाम हैं, विटामिन B2, B7, B12 और B5। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ना दोस्तों, वो होगा हमारा ऑप्शन सी, विटामिन B12। क्या होगा? विटामिन B12। यानी यही एक ऐसी विटामिन है जिसकी कमी से, अगर आपके शरीर में इसकी कमी हो जाए तो आपकी याददाश्त खो जाने का खतरा पूरा का पूरा रहता ही दोस्तों। बात करें विटामिन बी के बारे में और थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो विटामिन बी को ना कोबालमिन भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। विटामिन बी का जो दूसरा नाम होता है ना, वो कोबालमिन है। और इस विटामिन की अगर कमी हो जाए तो आपकी तंत्रिका प्रणाली पे इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम पे। इसीलिए तंत्रिका प्रणाली को स्वस्थ रखने का काम करता है ये विटामिन, ठीक है। और विटामिन B12 को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम एंटी स्ट्रेस विटामिन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि पूछे कि मेमोरी लॉस कौन से विटामिन से हो सकता है, ये पूछ लिया एंटी स्ट्रेस विटामिन कौन से विटामिन को कहते हो, तो यहाँ पर भी विटामिन B12 के बारे में आपको ये 3-4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और प्लीज़ कमेंट करके आप मेरे को ये बताओ कि जो क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ इनसे आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको बढ़िया सेलेक्टिव है या मेरे को और मेहनत करनी चाहिए क्वेश्चंस बनाने के लिए, ठीक है। अपनी राय मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।